फ्रेंड्स, वेलकम टू माय अकेडमी। फ्रेंड्स, आज की इस क्लास में आपके सीटेट के एग्जाम के लिए सीडीपी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पर देखने वाले हैं, जो कि आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। तो चलिए देखते हैं आज के क्वेश्चन। इसके अलावा अगर आपको सीटेट सीडीपी के पेड नोट्स चाहिए तो स्क्रीन पे आपको एक व्हाट्सएप नंबर शो हो रहा होगा, वहाँ से आप मुझे व्हाट्सएप पर मैसेज करके नोट्स को परचेज कर सकते हैं। बहुत सारे स्टूडेंट ऑलरेडी नोट्स को परचेज कर चुके हैं। यहाँ पर आपका फर्स्ट क्वेश्चन क्या दे रखा है, निम्नलिखित में से कौन सा स्थूल गामक कौशल का उदाहरण है। देखिए, जो हमारा फिजिकल डेवलपमेंट होता है, जो शारीरिक विकास होता है, उसी के अंतर्गत आपका आ जाता है ग्रॉस मोटर स्किल, जिसे हम स्थूल गामक कौशल कहते हैं, और एक होता है आपका फाइन मोटर स्किल, जिसे हम सूक्ष्म गत्यात्मक कौशल कहते हैं। ठीक है, अब देखिए, स्थूल गत्यात्मक कौशल क्या होता है, यानी कि ग्रॉस मोटर स्किल्स क्या होता है, जिसमें कि हम किसी कार्य को करने के लिए अपनी बड़ी मसल्स का यूज करते हैं, जैसे कि अपनी पैरों को मसल्स का यूज करते हैं। ठीक है, हाथों की भुजाओं की मसल्स का यूज करते हैं, तो हम किसका यूज कर रहे हैं, अपनी बड़ी मसल्स का। ठीक है, इसका एग्जांपल क्या हो जाएगा, चलना, दौड़ना। ठीक है, इसके अलावा फुटबॉल खेलना, बैडमिंटन खेलना। क्यों? क्योंकि इसमें आप जो है अपनी बड़ी मसल्स का यूज करते हैं, है ना। तो ये सारी चीज़ें जो है आपकी ग्रॉस मोटर स्किल के अंतर्गत आती है, यानी कि स्थूल गत्यात्मक कौशल के अंतर्गत आती है। फाइन मोटर स्किल्स क्या होता है, जिसमें कि हम किसी कार्य को करने के लिए अपनी छोटी मसल्स का यूज करते हैं, जैसे कि जो हाथों के फिंगर होती है ना, जैसे कि जो हम ड्राइंग करते हैं, पेंटिंग करते हैं, आँखों में काजल लगाते हैं, सुई में धागा पिरोते हैं, है ना। तो ये सारी चीज़ें हम किससे करते हैं, अपनी जो हाथों की फिंगर होती है ना। तो ये किसका एग्जांपल हो जाएगा, फाइन मोटर स्किल्स का। ठीक है, फाइन का मतलब ये होता है सूक्ष्म, यानी जिसमें अपनी छोटी मसल्स का यूज करके किसी काम को करें। ठीक है, यहाँ पर हमसे स्थूल गामक कौशल के बारे में पूछ रखा है, यानी कि ग्रॉस मोटर स्किल्स के बारे में पूछ रखा है, जिसमें कि हम अपनी बड़ी मसल्स यूज करते हैं। तो यहाँ पर ऑप्शन क्या दे रखा है, चित्र बनाना। देखिए, जब आप चित्र बनाते हैं, पेंटिंग करते हैं, तो उसमें क्या करते हैं, अपनी फिंगर्स का यूज करते हैं, है ना। फिंगर्स के थ्रू जो होता है स्केच वगैरह, उसका डिज़ाइन करते हैं, है ना। तो यहाँ पर ये किसका एग्जाम्पल हो जाएगा, फाइन मोटर स्किल्स का एग्जाम्पल हो जाएगा, यानी सूक्ष्म गत्यात्मक कौशल का ये एग्जाम्पल हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर क्या दे रखा है ऑप्शन, सुई पकड़ना। देखिए, जब आप सुई को पकड़ते हैं तो इसमें भी अपने फिंगर्स का यूज करते हैं, तो ये भी किसका एग्जाम्पल हो जाएगा, फाइन मोटर स्किल्स का एग्जाम्पल हो जाएगा, यानी सूक्ष्म गत्यात्मक कौशल का एग्जाम्पल हो जाएगा। बट यहाँ पर ऑप्शन दे रखा है तेज चलना, तो इसमें क्या होगी, हमारी बड़ी मसल्स यूज होगी, है ना। तो यही आपका जो है ग्रॉस मोटर स्किल्स का एग्जाम्पल हो जाएगा, और यही हमसे जो है पूछ रखा है कि स्थूल गत्यात्मक कौशल का उदाहरण है, तो कौन सा होगा, ऑप्शन नंबर थर्ड। तो थर्ड आपका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, धागे में मोती पिरोना। तो देखिए, जब धागे में मोती पिरोते हैं तो इसमें भी आप अपनी फिंगर्स का यूज करते हैं, तो ये भी किसका एग्जाम्पल होगा, फाइन मोटर स्किल्स का एग्जाम्पल होगा। ठीक है, तो यहाँ पर तीन ऑप्शन जो है फाइन मोटर स्किल्स के दे रखे थे, और एक आपका ग्रॉस मोटर स्किल्स का दे रखा था, और यही हमसे पूछ रखा था, तो थर्ड ऑप्शन आपका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ पर क्वेश्चन क्या दे रखा है, विकास का अधोगामी सिद्धांत बताता है कि विकास किस ओर से किस तरफ बढ़ता है। ठीक है, अब देखिए, जो प्रिंसिपल ऑफ डेवलपमेंट है, उसमें आपका एक होता है विकास के अधोगामी का सिद्धांत। ठीक है, और एक होता है विकास के शीर्षगामी का सिद्धांत, यानी कि सेफलोकॉर्डल प्रिंसिपल। ये दोनों क्या होते हैं, इनके बारे में जरा देखते हैं। देखिए, जो विकास के अधोगामी का सिद्धांत है, वो क्या कहता है कि जो हमारा डेवलपमेंट होता है, ये बॉडी के सेंटर से शुरू होता है। ठीक है, हमारी बॉडी का सेंटर क्या होता है, स्पाइनल कॉर्ड, यानी कि रीढ़ की हड्डी, वहाँ से हमारा विकास शुरू होता है और बाहरी भाग की तरफ विकसित होता है। ठीक है, यानी कि सबसे पहले हमारी जो स्पाइनल कॉर्ड होती है, जो रीढ़ की हड्डी होती है, उसका विकास होता है, फिर हमारे हृदय का विकास होता है, फिर जो बाकी के अंग होते हैं उनका विकास होता है। तो बॉडी के सेंटर से हमारा विकास शुरू होता है और बाहरी भाग की तरफ चलता है। ये बात कौन कहता है, विकास के अधोगामी का प्रिंसिपल कहता है ना। दूसरा क्या होता है, विकास के शीर्षगामी का सिद्धांत, जो कि क्या कहता है कि जो डेवलपमेंट होता है वो सिर से पैर की तरफ होता है, यानी जो बच्चा होता है सबसे पहले कहाँ पर कंट्रोल करना सीखता है, अपने मस्तिष्क पर, सिर पर। ठीक है, उसके बाद में जो बाकी के अंग होते हैं उन पर उसका कंट्रोल आता है ना। तो दोनों प्रिंसिपल आपको ध्यान में रखने की, अगर आपसे सेफलोकॉर्डल प्रिंसिपल पूछे, यानी कि विकास के शीर्षगामी का सिद्धांत पूछे, तो विकास कैसे होगा, सिर से पैर की तरफ होगा। बट आपसे अगर अधोगामी सिद्धांत पूछे, यानी कि प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट प्रिंसिपल पूछे, तो जो उसमें विकास होगा बॉडी के सेंटर से शुरू होगा और बाहरी भाग की तरफ होगा। ठीक है, ऑप्शन दे रखा है जटिल से सरल। देखिए, जो अधोगामी सिद्धांत है वो क्या कहता है कि विकास जो है बॉडी के सेंटर से शुरू होता है और बाहरी भाग की तरफ चलता है। ठीक है, तो ये तो ऑप्शन आपका यहाँ पर होगा नहीं। इसके बाद में सेकंड क्या दे रखा है, सिर से पैर। देखिए, जो सिर से पैर की तरफ विकास होता है, ये विकास के शीर्षगामी का सिद्धांत कहता है, सेफलोकॉर्डल प्रिंसिपल कहता है। ठीक है, बट हमसे यहाँ पर क्या पूछा है, अधोगामी सिद्धांत के बारे में पूछ रखा है, तो ये भी आपका यहाँ पर नहीं होगा। केंद्र से बाय, बिल्कुल सही बात है, तो थर्ड ऑप्शन जो है आपका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि जो अधोगामी सिद्धांत है वो यही कहता है कि जो डेवलपमेंट होता है हमारा, ये बॉडी के सेंटर से शुरू होता है और बाहरी भाग की तरफ चलता है। ठीक है, तो थर्ड ऑप्शन आपका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, सामान्य से विशिष्ट की तरफ, ये भी नहीं कहता है अधोगामी प्रिंसिपल, तो थर्ड ऑप्शन करेक्ट है।
और क्वेश्चन क्या दे रखा है, निम्नलिखित में से कौन से सामाजिकरण के द्वितीयक कारक है। ठीक है, सेकेंडरी सोशलाइजेशन की यहाँ पर बात हुई है। अब देखिए जो सामाजिकरण होता है इसके दो कारक होते हैं, एक होता है आपका प्राथमिक कारक, ठीक है, और एक होता है आपका द्वितीयक कारक। ठीक है, प्राथमिक कारक क्या होता है, हमारी फैमिली, परिवार, क्योंकि यहीं से बच्चे के सामाजिकरण की प्रक्रिया शुरू होती है। सबसे पहले बच्चा जो परिवार में ही जन्म लेता है। ठीक है, वहाँ के जो सदस्य होते हैं तुरंत ही जो है बच्चे से इंटरेक्ट करना शुरू कर देते हैं, अंतःक्रिया जो है करना शुरू कर देते हैं। भले ही बच्चे को कोई भाषा ना आ रही हो, बच्चा उसमें कुछ ना जानता हो, बट जो परिवार के जो सदस्य होते हैं वो बच्चे से तुरंत ही इंटरेक्ट करना शुरू करते हैं, है ना। तो जो बच्चे का सामाजिकरण है वो शुरू कहाँ से होता है, उसकी फैमिली से, उसके परिवार से। ठीक है, इसके बाद जो है बच्चा स्कूल में जाता है, आस पड़ोस से चीज़ों को सीखता है। ठीक है, संस्कृति से चीज़ों को सीखता है, धर्म से चीज़ों को सीखता है। तो ये सारे फैक्टर किसके अंतर्गत आ जाते हैं, द्वितीयक सोशलाइजेशन के अंतर्गत आ जाते हैं। ठीक है, सेकेंडरी सोशलाइजेशन यानी कि सामाजिकरण के द्वितीयक कारक कहलाते हैं, क्योंकि बच्चा परिवार के बाद इन जगहों से चीज़ों को सीखता है। ठीक है, तो द्वितीयक कारक के अंतर्गत क्या आ जाएंगे, स्कूल आ जाएगा, किताबें आ जाएंगी, मीडिया आ जाएगा, धर्म आ जाएगा, समाज आ जाएगा, संस्कृति आ जाएंगी। ठीक है, तो यहाँ पर ऑप्शन देखते हैं हम लोग। अब देखिए विद्यालय की बात हुई, तो विद्यालय क्या होता है, सामाजिकरण का द्वितीयक कारक होता है ना। तो ये तो आपका ऑप्शन में होना चाहिए, जो कि चारों ऑप्शन में दे रखा है यहाँ पर। ठीक है, इसके बाद में किताबें, तो किताबें क्या होती है, सेकेंडरी सोशलाइजेशन के अंतर्गत आती है, यानी कि द्वितीयक कारक के अंतर्गत आती है, यानी बी भी ऑप्शन में होना चाहिए। देखिए इसमें बी नहीं दे रखा है और इसमें भी बी नहीं दे रखा है, तो दो ऑप्शन तो ऐसे ही एलिमिनेट हो गए। ठीक है, इसके बाद में थर्ड क्या दे रखा है, मीडिया। तो मीडिया भी क्या होता है, सेकेंडरी सोशलाइजेशन के अंतर्गत आता है, यानी सामाजिकरण का द्वितीयक कारक होता है ना, क्योंकि बच्चा परिवार के बाद इन जगहों से चीज़ों को सीख रहा है। तो ये भी आपको ऑप्शन में होना चाहिए। ऑप्शन नंबर फोर्थ में ए बी सी तीनों ही दे रखा है, तो फोर्थ आपका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। देखिए माता पिता जो होंगे ये किसके अंतर्गत आ जाएंगे, सामाजिकरण के प्राथमिक कारक के अंतर्गत आ जाएंगे, मुख्य एजेंसी कहलाएंगे। ठीक है, तो आपका ये ऑप्शन में नहीं होगा, क्योंकि हमसे जो है यहाँ पर द्वितीयक कारक पूछ रखा था। अगर प्राथमिक कारक पूछ रखा होता तो यहाँ पर सिर्फ ऑप्शन डी ही सही होता है। ठीक है, बट द्वितीयक पूछ रखा है, तो इसलिए आपका यहाँ पर फोर्थ वाला ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। अब यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दे रखा है, जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत के अनुसार किस अवस्था में अधिकांश बच्चे संक्रियाओं पर क्रियाएं करने लगते हैं और उनमें परिकल्पनात्मक निर्माणात्मक सोच विकसित हो जाती है। देखिए जो जीन पियाजे जिन्होंने कि संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत दिया और उन्होंने संज्ञानात्मक विकास की 4 अवस्थाएं बताई, कौन कौन सी आपको यहाँ पर ऑप्शन में भी दे रखा है। पहली जो इनकी अवस्था है वह सेंसरी मोटर स्टेज, जिसे संवेदी गामक अवस्था या फिर इंद्रिय गामक अवस्था कह देते हैं। इसमें जो बच्चा होता है वो जन्म से लेकर के 2 साल तक का होता है। ठीक है, ये बात ध्यान रखिएगा, कई बार आपके एग्जाम में क्वेश्चन बना हुआ है। इसके साथ साथ जो इनकी दूसरी अवस्था है वह है पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, जिसे प्री ऑपरेशनल स्टेज कहते हैं, जिसमें जो बच्चा होता है वो 2 से लेकर के 7 साल का होता है। तीसरी इनकी स्टेज क्या है, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था है, जिसमें जो बच्चा होता है वो 7 से लेकर के 11 साल तक का होता है। और जो इनकी लास्ट स्टेज है उसको अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था या फिर औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था कहते हैं। इसमें जो बच्चा होता है वो 11 से लेकर के 15 साल तक का होता है। ठीक है, तो ये जो है जीन पियाजे के द्वारा संज्ञानात्मक विकास की 4 अवस्थाएं बताई गई हैं। अब देखिए यहाँ पर हमसे क्वेश्चन में क्या पूछ रखा है कि जो बच्चा है वो संक्रियाओं पर क्रियाएं कर ले रहा है, इसके साथ साथ जो है बच्चे के अंदर परिकल्पित निर्माणात्मक सोच विकसित हो गई है। तो बच्चा जो है जीन पियाजे की कौन से स्टेज में आएगा, 4th वाली, क्योंकि जो परिकल्पित निर्माणात्मक तर्क है वो बच्चा जो है औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था में कर लेता है, अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था में कर लेता है, क्योंकि इसमें जो बच्चा होता है वो 11 से लेकर के 15 साल तक का होता है। और इस बच्चे के अंदर जो है एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग यानी कि अमूर्त चिंतन विकसित हो जाता है। ठीक है, अमूर्त चिंतन क्या होता है कि जो चीज़ें बच्चे के सामने नहीं है उनके बारे में भी बच्चा कल्पना कर पाता है, सोच पाता है। ठीक है, तो जब भी परिकल्पनात्मक निर्माणात्मक सोच की बात हो तो आप जाइएगा पियाजे की 4th स्टेज के साथ में, यानी कि अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था इसे कह देंगे, या फिर औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था या फिर फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज। ठीक है, तो 4th ऑप्शन आपका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे देखते हैं। यहाँ पर क्वेश्चन क्या दे रखा है, अमरजीत नियमों को स्थिर मानती है और इस बात की अनुशंसा करती है कि सभी को इन नियमों का अनुसरण करना चाहिए, चाहे उनकी व्यक्तिगत स्थिति किसी भी प्रकार की क्यों ना हो। लॉरेंस कोहलबर्ग के नैतिक विकास सिद्धांत के अनुसार अमरजीत इस समय किस अवस्था में। देखिए जो लॉरेंस कोहलबर्ग है जिन्होंने कि नैतिक विकास के 3 लेवल दिए। ठीक है, ध्यान में रखिएगा कि इन्होंने 3 लेवल दिए और 6 स्टेज बताई हैं। ठीक है, 6 अवस्थाएं इन्होंने बताई हुई है। इनका पहला लेवल है वह प्री कन्वेंशनल लेवल, जो सेकंड लेवल है वह है कन्वेंशनल लेवल और जो लास्ट वाला लेवल है वह है पोस्ट कन्वेंशनल लेवल। ठीक है,
देखिए यहाँ पर जो क्वेश्चन दे रखा है उसमें क्या दे रखा है कि अमरजीत जो है नियमों को फिक्स मानती है, यानी जो नियम है वो क्या स्थिर है, इसमें कोई भी चेंज नहीं किया जा सकता, ठीक है। और इस बात की अनुशंसा करती है कि सभी को इन नियमों का अनुसरण करना चाहिए, चाहे उनकी व्यक्तिगत स्थिति किसी भी प्रकार की क्यों ना हो। अब देखिए जो लॉरेंस कोहलबर्ग है, जो इनका कन्वेंशनल लेवल है, जो सेकेंड लेवल है यानी जो पारंपरिक स्तर है, जब इसमें बच्चा होता है तो वो नियमों को फिक्स मानता है, ठीक है। वो क्या कहता है, रूल आर रूल, ठीक है। जैसे कि जो इन्होंने एक स्टोरी सुनाई हुई थी हिंज की, तो जो हिंज होते हैं उसमें चोरी करता है जब, तो वो अपनी वाइफ की जान बचाने के लिए करता है, ठीक है। बट यहाँ पर जो कन्वेंशनल लेवल में बच्चा होगा वो क्या कहेगा कि ये तो समाज के नियम के खिलाफ है, कि अगर कोई व्यक्ति चोरी करता है तो उसको पुलिस पकड़ के लेके जाती है ना, चाहे उसके पीछे का रीज़न कुछ भी हो। इस पे बच्चा कोई भी तर्क नहीं देगा अपना, सिर्फ वो इतना ही कहेगा कि अगर उसने चोरी की है तो ये गलत है, उसको जो है पुलिस पकड़ के ले जाएगी, है ना। बट उसने चोरी क्यों की, उसने तो अपने वाइफ की जान बचाने के लिए चोरी की थी, है ना। बट जो कन्वेंशनल लेवल में बच्चा होगा वो यही कहेगा कि नहीं, नियम जो है सभी को फॉलो करने होंगे, चाहे आपकी स्थिति कैसी भी हो, ठीक है। जैसे कि मान लीजिए जो झूठ बोलना होता है वो गलत होता है, ठीक है। बट वही झूठ जो है किसी की जान बचाने के लिए बोला जाए तो क्या वो गलत माना जाएगा, नहीं। बट यहाँ पर जो कन्वेंशनल लेवल में बच्चा होगा वो कहेगा ये समाज के नियम के खिलाफ है, आपने झूठ बोला है तो आपको सजा मिलेगी, ठीक है। तो जब बच्चा जो है नियमों को फिक्स माने, ठीक है, स्थिर माने, यानी उसका ये कहना हो कि नियम में चेंज किए ही नहीं जा सकते, जबकि जो नियम बनाए जाते हैं वो फ्लेक्सिबल होने चाहिए, ठीक है। अगर किसी को ज़रूरत है तो उसमें थोड़ा बहुत वो चेंज भी ला सकता है ना। तो जब बच्चा नियमों को फिक्स माने और कहे कि आपकी व्यक्तिगत स्थिति चाहे जो भी हो आपको नियम फॉलो करने ही हैं, ठीक है, तब बच्चा कौन से स्टेज में होगा, कन्वेंशनल लेवल पे होगा, पारंपरिक स्तर पे होगा, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए जो आज्ञाकारिता और दंड उन्मुख है, इसमें तो बच्चा जो है दंड की वजह से आज्ञा का पालन करता है ना। तो ये आपका जो है आ जाता है प्री कन्वेंशनल लेवल में, ठीक है, लॉरेंस कोहलबर्ग की पहले लेवल में। तो ये आपका यहाँ पर नहीं होगा। ये भी आपका जो यांत्रिक उद्देश्य जो उन्मुख है, ये भी जो है प्री कन्वेंशनल लेवल में ही आ जाता है, यानी जो उन्होंने पहला लेवल दिया उसी के अंतर्गत आ जाता है। यहाँ पर जो ये वाला दे रखा है अच्छा लड़का और अच्छा लड़की उन्मुख, ये आपका आता है कन्वेंशनल लेवल में। बट यहाँ पर गुड बॉय गुड गर्ल ओरिएंटेशन की कोई बात ही नहीं हुई है, यहाँ पर तो नियम की बात हुई है। और ये दोनों देखिए अच्छा लड़का और अच्छा लड़की, ये भी आपका आ जाता है। देखिए जो इन्होंने लेवल दिए हैं, एक लेवल में इन्होंने 2 स्टेज बताई है ना। तो जो पहला लेवल है इनका वह प्री कन्वेंशनल लेवल, जिसमें कि जो उन्होंने पहले स्टेज बताई है वह जो है आज्ञाकारिता एवं दंड उन्मुख, ठीक है, ये पहली स्टेज है इनकी। और दूसरी स्टेज क्या बताई हुई इन्होंने, यांत्रिक उद्देश्य उन्मुख, ठीक है। और इसके बाद में जो इनका कन्वेंशनल लेवल है उसमें इन्होंने बताया हुआ है अच्छा लड़के और अच्छा लड़की उन्मुख, ठीक है, ये आपके थर्ड वाले स्टेज है, ठीक है। यहाँ पर जो है क्रम से दे भी रखा है। और ये फोर्थ वाले स्टेज है, इसमें इन्होंने क्या बताया हुआ है, कानून और व्यवस्था उन्मुख, ठीक है। तो आपको इस तरीके से मैंने सारी चीज़ें नोट्स में मेंशन कर रखी है, अगर आपने वहाँ से एक बार देखा होगा तो आपको सारी चीज़ें जो है ईजिली समझ में आ जाएंगी। तो यहाँ पर नियम की बात हो रही है तो फोर्थ ऑप्शन आपका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। बाकी मैं अलग से आप लोग को लॉरेंस कोहलबर्ग की थ्योरी इमेज वगैरह लगा कर समझा दूँगी अच्छी तरीके से, तो वो सारी चीज़ें आपके माइंड में अच्छी तरीके से फिट हो जाएंगी, ठीक है। यहाँ पर थोड़ी सी आपको दिक्कत हो रही होगी, बट जितनी भी चीज़ें थी मैंने आप लोगों को अच्छी तरीके से एक्सप्लेन करने की पूरी कोशिश की है। आगे देखते हैं यहाँ पर क्वेश्चन क्या दे रखा है। कक्षा में समूह कार्य के दौरान रमेश ने देखा कि उसके विद्यार्थी दिए गए प्रश्न का हल ढूंढने में जूझ रहे हैं। विद्यार्थियों को सहयोग देने के लिए रमेश को क्या करना चाहिए। फर्स्ट ऑप्शन क्या दे रखा है, उन्हें पुस्तक से उत्तर नकल करके लिखने के लिए कहना चाहिए। देखिए जो एनईपी है और एनसीएफ है ये बिल्कुल नकल के खिलाफ है, ठीक है। वो क्या कहता है कि बच्चों को रटन पद्धति की तरफ नहीं भेजना है, ठीक है, यानी बच्चा बार बार चीज़ों को रटे नकल करे, ठीक है, यानी निष्क्रिय हो। तो इन सारी चीज़ों से बच्चों को दूर रखना है, बच्चों को एक्टिविटी करानी है, बच्चे एक्टिव हो, लर्निंग बाय डूइंग करे, किसी कार्य को खुद करके सीखे, है ना। तो जब भी नकल की बात हो तो आप उस ऑप्शन की तरफ नहीं जाइएगा, वो ऑप्शन आपका गलत होगा, ठीक है। उस पद्धत कार्य को छोड़कर अगले कार्य को करने के लिए कहना चाहिए। अब देखिए बच्चा अगर किसी कार्य को नहीं कर पा रहा है तो ऐसा नहीं कि आप कह दें कि वो कार्य ही ना करे, ठीक है। आप बच्चे को थोड़ी सी हेल्प प्रोवाइड कीजिए, ठीक है। जैसे कि बच्चा जहाँ पर उसको प्रॉब्लम आ रही है उसको थोड़ा सा सोल्यूशन मिले और जो आगे के कार्य उनको वो खुद सॉल्व कर सके। तो बच्चे को आप हेल्प प्रोवाइड कीजिए, ऐसा नहीं कि कह दीजिए कि नहीं आप काम ही नहीं करिए, तो बच्चा तो ऐसे बहुत सारे कामों को फिर छोड़ देगा, है ना। तो ये भी गलत तरीका होता है। प्रश्न से संबंधित संकेत देना चाहिए, बिल्कुल सही बात है। अगर बच्चा जो है किसी क्वेश्चन को सॉल्व करने में उसको दिक्कत आ रही है कहीं पर तो उसको थोड़ा सा हिंट दीजिए, ठीक है, इशारा दे दीजिए किसी तरीके का, कोई एक पॉइंट सॉल्व करके बता दीजिए, बट पूरा क्वेश्चन सॉल्व करके नहीं बताना है, ताकि बच्चा जो उन क्वेश्चनों को खुद सॉल्व करे, ठीक है। बट जहाँ पर बच्चे को ज़रूरत है वहाँ पर उसको हेल्प कीजिए, है ना। तो ये बिल्कुल सही तरीका होता है। तो थर्ड ऑप्शन आपका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा।
अस्पष्ट निर्देश द्वारा प्रश्न को जटिल बना देना। अब देखिए बच्चा खुद ही नहीं प्रश्न को सॉल्व कर पा रहा है ना, अब आप उसको और जटिल बना दे तो फिर बच्चा क्या करेगा, जो उसको फ्रस्ट्रेशन होगी। ठीक है, तो इस तरीके की चीज़ें नहीं करनी है, बच्चे को थोड़ी सी हेल्प प्रोवाइड करनी है जहाँ पर उसको दिक्कत हो रही है किसी भी नए स्किल्स को सीखने में या फिर किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व करने में। तो यहाँ पर आपका थर्ड ऑप्शन जो है राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखते हैं, यहाँ पर क्वेश्चन क्या दे रखा है, विद्यार्थियों के संज्ञानात्मक विकास के संवर्धन के लिए लेव वाइगोस्की ने किसके कार्यान्वयन की अनुशंसा की है। अब देखिए मैंने जब भी बताया कि जब भी लेव वाइगोस्की से रिलेटेड क्वेश्चन आ जाए तो आप 3 वर्ड को जरूर ढूंढिएगा, एक समाज को, कल्चर को और लैंग्वेज को। ठीक है, यानी ये किसकी बात करते हैं कि जो बच्चे का संज्ञानात्मक विकास होता है उसमें उसके समाज की एक महत्वपूर्ण भूमिका होती है, कल्चर संस्कृति की महत्वपूर्ण भूमिका होती है और लैंग्वेज भाषा की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। ठीक है, इन 3 चीज़ों की बात कौन करेंगे, लेव वाइगोस्की करेंगे। तो फर्स्ट ऑप्शन क्या दे रखा है, सामाजिक पृथक्करण। देखिए समाज तो देखने को मिला बट सामाजिक पृथक्करण की बात किया है, समाज से अलग रहने की बात किया है। ठीक है, तो ये आपका नहीं होगा क्योंकि ये क्या कहते हैं कि समाज में रहकर ही व्यक्ति का जो है विकास हो सकता है। ठीक है, तो ये तो आपका यहाँ पर नहीं होगा। सांस्कृतिक उपकरणों का प्रयोग, बिल्कुल सही बात, मैंने आप लोगों को बताया था कि समाज, कल्चर और लैंग्वेज जब भी इनकी बात हो तो जो है लेव वाइगोस्की से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन आए आप जो है ऑप्शन में इन चीज़ों को जरूर खोजिएगा। ठीक है, तो सेकंड ऑप्शन जो है आपका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। इन्होंने कल्चरल टूल की बात की है, सांस्कृतिक उपकरण की बात की है। ठीक है, जो कि क्या करती है, बच्चे के संज्ञानात्मक विकास में हेल्प करती है, बच्चे को सीखने में हेल्प करती है ना। कंठस्थीकरण यानी फिर से वही रटने वाली चीज़ों की बात आ गई। तो देखिए कंठस्थीकरण, निष्क्रिय, नकल करना, ये सारी चीज़ें क्या होती हैं आपके एग्जाम के लिए नेगेटिव टैग वर्ड होते हैं ना। जब भी आपको ये आपने ऑप्शन में दिखे तो आप उस ऑप्शन की तरफ जाइएगा ही मत, तो ये भी नहीं होगा। निष्क्रिय अनुकरण, ठीक है, यानी बच्चा क्या हो, निष्क्रिय हो। देखिए बच्चा जब भी सीटेट का एग्जाम दीजिएगा तो किसी भी पेडागॉजी के किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हैं तो वहाँ पर ध्यान में रखिएगा कि बच्चा क्या होना चाहिए, एक्टिव होना चाहिए, सक्रिय होना चाहिए। ठीक है, निष्क्रिय नहीं होना चाहिए। तो ये भी बात आपकी यहाँ पर गलत दे रखी है, तो फोर्थ ऑप्शन भी आपका यहाँ पर हो जाएगा गलत, यहाँ पर सेकंड ऑप्शन जो है राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, अब यहाँ पर क्वेश्चन क्या है, प्रगतिशील शिक्षा शिक्षण अधिगम प्रक्रिया के केंद्र में किसे स्थान देती है। देखिए कि मैंने कई बार अपने प्रीवियस क्लासेस में भी बताया हुआ है कि जो प्रगतिशील शिक्षा है, जो प्रोग्रेसिव एजुकेशन है, ये क्या कहती है, किसकी बात करती है, चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन की बात करती है। यानी जो भी शिक्षण गतिविधियाँ कराई जाए वो बच्चे को केंद्र में रख करके कराई जाए। ठीक है, तो फर्स्ट ऑप्शन क्या दे रखा है, विद्यार्थी, बिल्कुल सही बात, क्योंकि यहाँ पर पूछा है कि ये शिक्षण अधिगम प्रक्रिया के केंद्र में किसे स्थान देती है, तो किसको स्थान देती है, चाइल्ड को, बच्चे को, विद्यार्थी को, स्टूडेंट को। ठीक है, तो फर्स्ट ऑप्शन आपका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। अभिभावक को नहीं, ये तो आपका होगा ही नहीं। अध्यापक को नहीं, अध्यापक एज ए फैसिलिटेटर सुगम करता है। ठीक है, पूरे शिक्षण विधि का केंद्र नहीं होता है, पूरे शिक्षण गतिविधियों का केंद्र क्या होता है, बच्चा होता है। अध्यापक क्या होता है, सुगम करता है, जो कि बच्चे के सीखने को सुगम बनाता है। ठीक है, एज ए फैसिलिटेटर। परीक्षाएं, देखिए परीक्षा पे तो फोकस करना ही नहीं है, बच्चे के सीखने पर फोकस करना है, क्योंकि जब बच्चा चीज़ों को अच्छी तरीके से सीख पाएगा तो फिर परीक्षा में तो अपने आप ही नंबर आ जाएंगे, है ना। तो परीक्षाओं पे फोकस नहीं करना है, बच्चे के सीखने पर फोकस करना है और चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन देनी है। तो फर्स्ट ऑप्शन आपका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखते हैं, यहाँ पर क्वेश्चन क्या दे रखा है, अहमद मनोपचारक या परामर्शदाता काउंसलर बनना चाहता है। हार्वर्ड गार्डनर के बहुबुद्धि सिद्धांत के अनुसार उसकी अध्यापिका को उसकी किस बुद्धि के संवर्धन के अवसर देने चाहिए। देखिए स्थानिक बुद्धि में क्या होता है, फर्स्ट ऑप्शन जो दे रखा है, इसमें व्यक्ति को स्थान की समझ होती है। जैसे कि जो लोग आर्किटेक्चर वगैरह होते हैं, जो घर के नक्शे डिज़ाइन करते हैं, जो मूर्तिकार होते हैं, उनके अंदर कौन सी बुद्धि होती है, स्थानिक बुद्धि होती है, क्योंकि इनके अंदर प्रॉपर स्थान की समझ होती है ना। तो ये तो आपका होगा नहीं। इसके साथ साथ प्रकृति बुद्धि किसके अंदर होती है, जो लोग प्रकृति के बारे में ज़्यादा जानते हैं। ठीक है, कहाँ पर किस तरीके की चीज़ें जो है लगानी है, मिट्टी उपजाऊ है कि नहीं है। ठीक है, तो जो लोग प्रकृति के बारे में जो है ज़्यादा नॉलेज रखते हैं, ठीक है, तो उनके पास कौन सी बुद्धि होती है, प्रकृतिवादी बुद्धि होती है। तो ये भी आपका नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पर प्रकृति की कोई बात ही नहीं की गई है। ठीक है, यहाँ पर नक्शे वगैरह की भी कोई बात नहीं की गई है। ठीक है, स्थान की समझ की भी बात नहीं की गई, तो ये ऑप्शन आपका नहीं होगा। साथ ही साथ संगीतात्मक बुद्धि। ठीक है, तो क्या यहाँ पर संगीत की कोई बात की गई है। देखिए संगीतात्मक बुद्धि किसके अंदर होगी, जिनका लय, सुर, ताल जो है बहुत अच्छा हो, उनका एक अच्छा संगम जो है उस व्यक्ति के पास हो। जैसे कि सोनू निगम हो गए, अरिजीत सिंह हो गई, लता मंगेशकर हो गए। ठीक है, तो इन लोगों के पास कौन सी बुद्धि होती है, संगीतात्मक बुद्धि होती है। ठीक है, तो ये भी आपका यहाँ पर नहीं होगा। यहाँ पर क्या हो जाएगा, अंतः व्यक्तिक बुद्धि, यानी कि
इंटरपर्सनल इंटेलिजेंस। ठीक है, इंटरपर्सनल इंटेलिजेंस में क्या होता है, व्यक्ति दूसरों के मनोभाव, दशा, स्वभाव के बारे में बता पाते हैं। जैसे कि जो मनोवैज्ञानिक वगैरह होते हैं, ठीक है, जो मनोपचारक होते हैं, वो क्या करते हैं, आपके बारे में आप उनको कुछ भी नहीं भी बताएंगे तो भी वो आपके स्वभाव के बारे में बता देंगे, मनोदशा के बारे में बता देंगे, आपके मन में क्या चल रहा है वो बता देंगे। ठीक है, तो इन व्यक्तियों के अंदर कौन सी बुद्धि होती है, इंटरपर्सनल इंटेलिजेंस होती है, जो कि दूसरों के स्वभाव, मनोदशा, दशा के बारे में बता पाए। तो फोर्थ ऑप्शन आपका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन ये भी ध्यान में रखिएगा कि जो हार्वर्ड गार्डनर है, इन्होंने बहुबुद्धि का सिद्धांत दिया है। डायरेक्ट यहाँ से आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछ लेता है कि जो बहुबुद्धि का सिद्धांत है वो किसने दिया है, तो हार्वर्ड गार्डनर ने दिया। और इन्होंने कितने प्रकार की बुद्धि की बात की, 8 प्रकार। और उन्हीं 8 प्रकार से जो है आपके एग्जाम में क्वेश्चन आता है। 4 प्रकार तो आपको यहीं पर देखने को मिल गए और 4 और है। ठीक है, जहाँ से कि आपके एग्जाम में क्वेश्चन आता है। तो नोट्स में मैंने सारी चीज़ें मेंशन कर रखी है, उनको अच्छी तरीके से जरूर रीड कर लीजिएगा। आगे देखते हैं, यहाँ पर क्वेश्चन दे रखा है, सहयोगात्मक अधिगम का कार्यान्वयन करते समय अध्यापक को क्या करना चाहिए। फर्स्ट ऑप्शन क्या दे रखा है, एक समान योग्यता आधारित समूहों का निर्माण। देखिए, कभी भी एक समान योग्यता आधारित समूहों का निर्माण नहीं करना चाहिए, विभिन्न योग्यता आधारित समूहों का निर्माण करना चाहिए, ताकि सभी बच्चे जो है एक दूसरे से सीख सके, है ना। तो ये आपका यहाँ पर नहीं होगा। ठीक है, जब भी समान योग्यता आधारित समूह के निर्माण की बात हो तो वो ऑप्शन आपका नहीं होगा। ठीक है, यहाँ पर सेकंड क्या दे रखा है, विद्यार्थियों को केवल निर्धारित प्रक्रिया का अनुसरण करने का निर्देश, यानी जो चीज़ें बना दी गई सिर्फ आप उसका अनुसरण कीजिए तो फिर बच्चा कुछ सीख ही नहीं पाएगा। ठीक है, क्योंकि उसकी जो क्रिएटिविटी है वो सामने आएगी ही नहीं। ठीक है, बच्चा जो चीज़ें बना दी गई हैं उन्हीं को फॉलो करेगा, तो ये चीज़ बिल्कुल गलत होती है ना। तो ये भी नहीं होगा। चर्चाओं और वाद विवाद के प्रयोग को प्रतिबंधित करना। देखिए, जो चर्चा वाद विवाद होती है बच्चे को सीखने में हेल्प करती है, इसको बढ़ावा देना चाहिए। ठीक है, प्रतिबंधित नहीं करना चाहिए, तो ये भी आपका गलत दे रखा है। विविध शिक्षार्थियों का समूह बनाना, बिल्कुल सही बात। ठीक है, तो हमें विभिन्न शिक्षार्थियों के समूह बनाना चाहिए ताकि सभी बच्चे जो है एक दूसरे से कुछ ना कुछ चीज़ों को सीख सके। तो फोर्थ ऑप्शन जो है आपका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखते हैं, यहाँ पर क्वेश्चन क्या दे रखा है, कक्षा में क्रिकेट पर हो रही चर्चा में एक अध्यापक लड़कियों की अपेक्षा लड़कों को अधिक अवसर दे रहा है, ऐसा करके वह क्या कर रहा है। देखिए, कभी भी जब किसी भी चीज़ को किसी एक जेंडर से रिलेट कर दिया जाए, चाहे वो आपका सब्जेक्ट हो, कोई खेल हो, ठीक है, या फिर कोई वर्क हो, काम हो, वहाँ पर जो विचार होते हैं वो किस तरीके के होते हैं, जेंडर स्टीरियोटाइप होते हैं, जो कि हमारे समाज में बहुत पहले से चले आ रहे हैं कि जो लड़कियाँ हैं वो घर के काम करेंगी, जो लड़कियाँ होती हैं उनको पिंक कलर पसंद होता है, जो लड़के होते हैं इनको जो है ब्लू कलर पसंद होता है। तो जो इस तरीके की चीज़ें हैं, है ना, वो क्या करती हैं, जेंडर स्टीरियोटाइप के विचार को प्रदर्शित करती हैं। अब देखिए, जो कलर है क्या ये किसी को भी पसंद आ सकता है, किसी को ब्लू पसंद हो सकता है, किसी को पिंक पसंद हो सकता है, बट इसको किसी जेंडर से रिलेट कर देना है बिल्कुल गलत चीज़ हो जाएगी, है ना। अब कई टीचर की ये धारणाएं होती हैं कि जो लड़कियां होती हैं वो मैथ में कमज़ोर होती हैं। मैं सभी टीचरों की यहाँ पर बात नहीं कर रही हूँ, बट बहुत सारे टीचर ऐसे हैं जिनको कि ये लगता है कि जो लड़कियां होती हैं वो मैथ में कमज़ोर होती हैं। तो वो क्या कर रहे हैं, जेंडर स्टीरियोटाइप विचार को प्रदर्शित कर रहे हैं, है ना। कोई भी सब्जेक्ट जो मैथ है उसमें लड़का भी अच्छा हो सकता है, लड़की भी अच्छा हो सकती है। ठीक है, तो ये इस टाइप के विचार होते हैं कि नहीं लड़के ही अच्छा कर सकते हैं, ठीक है, लड़कियां ही अच्छा कर सकती हैं, तो ये बिल्कुल गलत होते हैं। अब यहाँ पर जो टीचर है वो क्या कर रहा है, वो कक्षा में क्रिकेट पर हो रही चर्चा में एक अध्यापक लड़कियों की अपेक्षा लड़कों को अधिक अवसर दे रहा है, क्योंकि हमारे समाज में तो यही चलता है कि जो लड़के होते हैं वही क्रिकेट खेल सकते हैं, लड़कियाँ खेल ही नहीं सकती, है ना। ये क्या होती है, जेंडर स्टीरियोटाइप धारणाएं होती हैं, है ना। तो फर्स्ट ऑप्शन क्या दे रखा है, रूढ़िबद्ध चुनौतियों को कम कर रहा है। देखिए, कम नहीं कर रहा है, तो बढ़ावा दे रहा है, क्योंकि हमारे समाज में पहले से चला आ रहा है कि लड़के ही क्रिकेट खेलते हैं, लड़कियां नहीं खेलती हैं। तो टीचर भी यहाँ पर यही बोल रहा है कि जो लड़के हैं वो वही क्रिकेट खेलेंगे, उनको ही ज़्यादा अवसर मिलने चाहिए, लड़कियों को नहीं। तो ये तो रूढ़िबद्ध चुनौतियों को बढ़ावा दे रहा है, कम तो नहीं कर रहा है, तो ये आपका नहीं होगा। जेंडर पूर्वाग्रहों का पालन कर रहा है, बिल्कुल सही बात है। जो हमारे समाज में पहले से चली आ रही हैं जो धारणाएं हैं, ठीक है, जो पहले की धारणाएं, जो जेंडर पूर्वाग्रह है, उनका क्या किया जा रहा है, यहाँ पर पालन किया जा रहा है, जो कि बिल्कुल गलत चीज़ है। तो सेकंड ऑप्शन आपका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। जेंडर समानता का अनुसरण कर रहा है। देखिए, समानता की तो यहाँ पर बात ही नहीं हो रही है। समानता की बात तो तब होती ना जब लड़के भी क्रिकेट खेल सकते हैं, लड़कियाँ भी क्रिकेट खेल सकती हैं, दोनों को समान अवसर दिए जाते हैं। बट यहाँ पर तो ऐसा कुछ भी नहीं किया जा रहा है। यहाँ पर तो लड़कों को जो है क्रिकेट खेलने के लिए अधिक अवसर दिए जा रहे हैं और लड़कियों को जो है नहीं दिया जा रहा है ना। तो ये भी नहीं होगा। जेंडर रूढ़िबद्ध धारणाओं को तोड़ा है। देखिए, जो जेंडर रूढ़िबद्ध धारणाएं क्या इनको टीचर तोड़ा है, इसको तो और बढ़ावा दे रहा है ना। तो ये भी नहीं होगा आपका यहाँ पर सेकंड ऑप्शन जो है राइट आंसर हो जाएगा। तो फ्रेंड्स, ये थे आज के आपके लास्ट क्वेश्चन कैसे लगे नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगर आपने अभी तक नोट्स को परचेज नहीं किया है
तो प्लीज़ कर लीजिए, क्योंकि नोट्स बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आपको सारे क्वेश्चन वहीं से आपको देखने को मिल जाएंगे। अगर आप नोट्स को अच्छी तरीके से रीड कर लेते हैं और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर की प्रैक्टिस करके चले आते हैं, तो यकीन मानिए जो है आपका 30 में से 30 आप इजीली स्कोर कर जाएंगे। क्योंकि जो नोट्स मैंने बहुत ही बेहतरीन तरीके से आपके डिज़ाइन कर रखे हैं, उसमें एक भी क्वेश्चन आपको ऐसे अपने एग्जाम में नहीं होगा कि वहाँ से बाहर देखने को मिले। ठीक है, सारे टॉपिक आपके कवर हैं। अगर आप जो है अदर एग्ज़ाम की प्रिपरेशन करें, जैसे कि जे टेट, ठीक है, इसके अलावा जो आपके स्टेट में टेट होते हैं उनके लिए भी आपका जो नोट्स है वो आपको बहुत हेल्प करेगा। ठीक है, ना सिर्फ सी टेट एग्ज़ाम के लिए बल्कि जो स्टेट टेट होते हैं उनमें भी आपको वो नोट्स जो है बहुत ही ज़्यादा हेल्प करने वाला है। तो अभी मेरे पास सिर्फ सीडीपी के नोट्स अवेलेबल है। इसके अलावा जिनका भी हिंदी लैंग्वेज है और इंग्लिश लैंग्वेज है, तो उन दोनों के नोट्स मेरे पास अवेलेबल है, जो कि अगर आप सीडीपी के नोट्स परचेज करते हैं तो उन दोनों नोट्स को मैं आप लोगों को फ्री में प्रोवाइड करूँगी, है ना। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक्स फॉर वॉचिंग। वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ उनको सब्सक्राइब कर लीजिएगा और लाइक को प्रेस कर दीजिएगा, ताकि जो आगे की क्लासेस है उनका आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। इसके अलावा अगर आपकी कोई डाउट रह जाते हैं, कोई क्यूरीज रह जाती है, तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं। और टेलीग्राम चैनल से ज्वाइन होना मत भूलिएगा, क्योंकि यहाँ पर जो क्लासेस की PDF होती है मैं आप लोगों को प्रोवाइड कर देती हूँ। थैंक यू सो मच, थैंक्स फॉर वॉचिंग।